एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लासेस उन सभी एसएससी की एग्ज़ाम्स को टारगेट करके लाई गई है जो कि 2024 में एक्सपेक्टेड है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस। इन सभी एग्ज़ाम्स में आने वाले साइंस के क्वेश्चंस और इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए साइंस के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन क्लासेस में करवाई जाएगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियो जो इन एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बनाए जाएंगे वह टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव एब्डोमिनिया उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फर्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड है नाइट्रिक अम्ल या फोर्थ पिक्रिक अम्ल। तो ह्यूमन बींग्स में जो स्टमक होता है उसकी आकृति जो होती है वह थैलीनुमा होती है। इस स्टमक या आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि पाचन की क्रिया में सहायक होता है। इसके साथ साथ यह जो होता है हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यह उनको मारने का कार्य करता है, बैक्टीरिया को मारता है और हानिकारक विषाक्त पदार्थों को भी यह अवशोषित करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ यह HCl जो होता है वह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदलने का यह कार्य करता है। और यह HCl जो है इसकी प्रकृति जो होती है बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होती है। यह बहुत ही अम्लीय प्रकृति का होता है। समथिंग एक pH इसका अम्लीय मान होता है, जो कि हमारे स्टमक के लिए घातक भी हो सकता है। लेकिन हमारे स्टमक में एक श्लेष्मा की परत पाई जाती है जो कि हमारे स्टमक की आंतरिक स्तर की सुरक्षा इस HCl से करती है। तो ये HCl जो होता है हमारे शरीर में पाचन क्रिया में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। उसके साथ साथ इसके शरीर में अन्य कार्य भी होते हैं जो कि हमने देखे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मानव एब्डोमेन या उदर में पाया जाता है या फिर स्टमक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का औसत pH मान है। मानव रक्त का pH जो होता है वो 7.4 होता है, जो कि प्रकृति में हल्का क्षारीय है। और अगर मानव रक्त के pH में अगर 0.2 की भी वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पर मानव की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब कि अगर उसके pH मान में अगर 0.2 की भी वृद्धि हो गई तो वहाँ पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव रक्त का pH जो होता है वह 7.4 होता है, जो कि प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मानव शरीर की कौन सी संरचना में कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स संकलित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आमाशय, सेकेंड छोटी आंत, थर्ड बड़ी आंत और फोर्थ पित्ताशय। तो जो बड़ी आंत है, मानव में जो पाचन क्रिया होती है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। बड़ी आंत में यह पाचन क्रिया नहीं होती है। इस बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई। यह जो होते हैं यह विटामिन संश्लेषण का कार्य यहाँ पर करते हैं। और बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग सीकम, बड़ी आंत को 3 भाग में बांटा गया है, सीकम, कोलम और रेक्टम।
तो जो बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है सीकम में एक नलिका के समान संरचना जुड़ी रहती है, क्रमी रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपेंडिक्स जो है वह मनुष्यों में अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है। हमारे पूर्वज जो थे यह सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायक करता था। उनके अंदर ये हमारे पूर्वज जो थे उनके अंदर ये अपेंडिक्स जो था यह सेल्यूलोज के पाचन में सहायक था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन करेक्ट आंसर होगा। अपेंडिक्स उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बायोगैस, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा और डी कोयला। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनसे आसानी से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती और जो आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते हैं। जबकि बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जबकि जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं वह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और यह प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। इनसे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी जो होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनके साथ साथ ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा और जैव ईंधन ये सभी भी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो है वह है ऑप्शन नंबर डी कोयला। कोयला जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जो कि आसानी से प्राप्त नहीं होता है और यह प्रदूषण भी फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें पाया जाता है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन भी एक ऐसा किया है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा गया था, जबकि इसमें हमें पूछा गया है कि परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें पाया जाता है। परमाणु का जो सर्वाधिक द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में उपस्थित होता है, या यूँ कहें तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश जो होता है उसके केंद्र में उपस्थित होता है और केंद्र में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के रूप में उपस्थित रहता है और केंद्र में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनको कक्षा या कोश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन ने की है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का हिमांक बिंदु होता है। शुद्ध जल का जो हिमांक बिंदु है वह कितना होता है ये हमको बताना। शुद्ध जल जो होता है उसका हिमांक बिंदु जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक ऐसा ताप है, यूँ कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव होता है या पानी होता है, जो पानी होता है वह ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है इस 0 डिग्री सेल्सियस। अगर शुद्ध जल का यह हिमांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यदि इस शुद्ध जल में कुछ अशुद्धि या नमक मिला दिया जाए तो इस शुद्ध जल का जो क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु जो होता है, जो कि शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस शुद्ध जल में अगर हम अशुद्धि मिला देंगे तो इस शुद्ध जल का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह बढ़ जाता है, मतलब कि अधिक तापमान पर उबलेगा। और यदि हम शुद्ध जल का अगर हम हिमांक बिंदु देखते हैं तो वह है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर हम इस शुद्ध जल में कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तो इसका हिमांक बिंदु का है या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह घट जाता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध जल का जो हिमांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, मतलब कि आदर्श वोल्ट मीटर जो है इसका प्रतिरोध कितना होता है ये हमको पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि निम्न, बी 0, सी अनंत और डी ऊंचा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह अनंत होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यह वोल्ट मीटर होता क्या है। तो वोल्ट मीटर जो होता है जिसको
वोल्टेज मीटर के रूप में भी जाना जाता है। वोल्टेज मीटर के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब ये वोल्ट मीटर या वोल्टेज मीटर क्या होता है? तो यह किसी इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का मापन करता है। उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, जो वोल्टेज का मापन करता है। साथ ही आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल ठोस तथा द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि जो जल होता है वह ठोस और द्रव दोनों अवस्था पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर जल में अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। इसके बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू चिप्स के पैकेट को निम्नलिखित में से किस गैस से सामान्यतः प्रक्षालित किया जाता है ताकि विकृत गंध पनप ना सके? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है CO2, सेकेंड दे रखा है हाइड्रोजन, थर्ड दे रखा है नाइट्रोजन और फोर्थ दे रखा है ऑक्सीजन। तो जो आलू चिप्स या जो वेफर्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है वो एक प्रकार की रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस होती है तथा यह निष्क्रिय भी होती है, मतलब कि किसी के साथ अभिक्रिया तथा यह निष्क्रिय भी होती है। इसी कारण जो आलू चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन गैस होती है यह जल्द किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है, इसलिए चिप्स पैकेट में केवल और केवल नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि यह निष्क्रिय होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्णक्रम किसके द्वारा व्याख्यापित किया गया था? प्रकाश का वर्णक्रम या इसको कहें तो वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण एक ऐसी घटना है जिसमें सफ़ेद प्रकाश की किरण का किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर 7 घटक रंगों में विभक्त होने की घटना जो होती है वह वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक है आइजैक न्यूटन। 1666 में आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जो सफ़ेद प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों से मिलकर के बना होता है या वह 7 रंगों में बटा होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषाणु या वायरस की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक है वह DJ इवानोव्स्की है। ये वायरस जो होता है मनुष्य और जंतुओं में और पौधों में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। यह वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वायरस जो होता है अगर किसी परजीवी के शरीर में होता है या किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो वह एक सजीव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अगर ये किसी के शरीर के बाहर उपस्थित होता है तो एक निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा गया है। अब वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए है माइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि प्रोटोजोलॉजी में प्रोटोजोआ का अध्ययन जो होता है वह प्रोटोजोलॉजी में किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक बुक है जिसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चार्ल्स डार्विन, बी है कैरोलस लिनियस, सी है इरास्मस डार्विन और डी है विलियम पेली। तो जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं वह है चार्ल्स डार्विन।
चार्ल्स डार्विन को द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति किसने प्रस्तुत की। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विलियम पेली, सेकेंड चार्ल्स डार्विन, थर्ड कार्ल बोज और फोर्थ रॉबर्ट व्हिटेकर। तो जो 5 जगत पद्धति प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट व्हिटेकर, या जिनको RH व्हिटेकर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1969 में ये जो वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति प्रस्तुत की थी। इन्होंने 5 जगतों का गठन जो है वह कोशिका संरचना, पोषण के तरीके, पोषण के स्रोत और शरीर के संगठन जैसी विशेषताओं के आधार पर किया था। इन्होंने जीवों को 5 भागों में बांटा था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फिफ्थ फंजाई। इन 5 भागों में इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। मोनेरा में आते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जो कि जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो आते हैं वह मोनेरा में आते हैं। जबकि प्रोटिस्टा में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं और प्लांटी में सभी पेड़ पौधे आते हैं। जबकि एनिमिलिया में सभी जीव जंतु और फंजाई में कवक को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जो वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति है वह रॉबर्ट व्हिटेकर या RH व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी, बी है लाइसोसोम, सी है राइबोसोम और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कोशिका की आत्महत्या थैली या आत्मघाती थैली के नाम से जिसको जाना जाता है वह है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन डी डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम में अनेक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह कोशिका का संपूर्ण पाचन करने में सहायक होते हैं। जब कोशिका का जीवन काल पूरा हो जाता है तो उसके पाचन में यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि इस लाइसोसोम में भरे होते हैं यह सहायक होते हैं। इसलिए इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली, आत्मघाती थैली और सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। जबकि गोल्जी बॉडी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैमिलियो गोल्गी द्वारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की खोज की गई है। गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक या कहे तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से इसको जाना जाता है गोल्जी बॉडी, क्योंकि ये कोशिका के अंदर बिखरे हुए प्रोटीन के बंडल बनने का कार्य करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है क्योंकि हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो कोशिका के अंदर उसका ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, जो कि कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से इन सभी को कोशिका के एक विशेष नाम से जाना जाता है। इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो आप इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है, या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है वह कौन सी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शतुरमुर्ग का अंडा, सेकेंड माइकोप्लाज्मा, थर्ड तंत्रिका कोशिका और फोर्थ रेशा। तो दुनिया की जो सबसे छोटी कोशिका है वह माइकोप्लाज्मा है।
जिसको PPLO या MLO के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। PPLO और MLO का फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। PPLO का फुल फॉर्म है पॉलीफ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पॉलीफ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और MLO का जो फुल फॉर्म है वह है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका आकार जो होता है वह 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। जो माइकोप्लाज्मा है इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है और इसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए इसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाती है, जिसका आकार 130 से 170 माइक्रोमीटर तक होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार। और तंत्रिका कोशिका जो है यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह है स्पर्म या शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें अगर मानव शरीर में तो वह है ओवम या अंडाणु। तो इस प्रकार से यह माइकोप्लाज्मा जो है वो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है स्पर्म या शुक्राणु। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वह ओवम या अंडाणु। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सोडियम, बी दे रखा है पोटेशियम, सी दे रखा है कॉपर और डी दे रखा है एल्यूमिनियम। तो जो सोडियम और पोटेशियम है ये दोनों जो है सबसे मुलायम धातु है, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। धातुएं जो होती है प्रकृति में तो कठोर होती है, लेकिन ये दोनों उसका अपवाद है, क्योंकि ये दो जो है धातुएं वह बहुत ही मुलायम होती है, जिनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। और ये दोनों जो होती है वह इन दोनों को केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती, इसलिए इन दोनों को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम बनता है कि केरोसिन में किन धातुओं को रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। और यहाँ पर बात हो रही है जीवाणुरोधी धातु की, तो जीवाणुरोधी जो धातु है वह है कॉपर। कॉपर एकमात्र जो धातु है वह जीवाणुरोधी धातु है। जबकि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है एक प्रकार की धातु है जिसके आघातवर्धनीयता के कारण इसकी फॉइल या पन्नी बनाने में उपयोग किया जाता है, जिसे खाद्य सामग्री को लपेट कर रखा जाता है। वह फॉइल या पन्नी इस एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवाणुरोधी जो धातु है वह कॉपर है।